हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है, आज की तारीख में ये आईपीओ ओपन हो गया। 19 से लेकर 21 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सारी चीजें क्लियर करूंगा, जैसे कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, कंपनी महंगी है, सस्ती है, कंपनी प्रॉफिट के अंदर है, लॉस के अंदर है, कंपनी में उधारी ज्यादा है, नहीं है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और जीएमपी वगैरह के बारे में जो डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एक अंदाजा है। ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहली चीज, जो जीएमपी ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक अंदाजा होता है, बट जान लेते हैं। तो अभी लगभग 15% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है, 24 रुपए पर शेयर। ठीक है, बट एक चीज दिमाग में रखते हुए चलिए कि इसकी जीएमपी अचानक से बढ़ी है। जो कल इसकी जीएमपी एकदम से 20% आ गई। शुरुआत में जो जीएमपी चल रही थी 2 से 5%। तो संभल के रहिएगा, जीएमपी फेक डेटास भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि फेक हो वगैरह हो, बट ये डेटास फेक हो सकते हैं। कि शुरुआत में जो डिमांड थी 2 से 5% ही थी। तो ये चीज दिमाग में रखते हुए चलना है। ठीक है, फिर बात आते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो पहले दिन बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, अच्छी शुरुआत हो गई है, 0.72 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गया है। और बाकी आगे देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे इसको रिस्पांस मिलता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इसकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है, ये अच्छी बात है। तो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्होंने 165 करोड़ रुपए जुटा दिए हैं, अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के अगर नाम बात करें तो निपॉन, इन्वेस्को, समिट इक्विटी, जेएम फाइनेंशियल्स, हेलियोज, ट्रस्ट, ग्रो और सैमको म्यूचुअल फंड नाम जैसे शामिल है। फिर एफआईआईज में सिर्फ सोशिएट जनरल एक बड़ा नाम है। फिर अदर इन्वेस्टर्स या एआईएफ वगैरह की बात करें, जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी जैसे एचडीएफसी है, बजाज है, एसबीआई है। फिर कोई अदर इन्वेस्टर जैसे शाशी फंड है, बंगाल फाइनेंस है और विनरो कमर्शियल जैसे नाम शामिल है। तो मतलब एंकर लिस्ट को देखा जाए तो ठीक है, नॉट बैड, और बहुत ही जबरदस्त भी नहीं है। आप लगभग इसको 10 में से जो हम रेटिंग देते हैं 4.5-5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, क्योंकि कुछ है नाम एक दो बढ़िया। तो जो हम आधे से 1 पॉइंट देते हैं एंकर लिस्ट के अंदर, इसको आधा पॉइंट देना चाहेंगे। ये चीज क्लियर होगी, यहां तक ये मामला है। अब जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। कंपनी का नाम वैसे क्या है, गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, अब जैसे ही आपके मन में आएगा एसेट मैनेजमेंट, तो ये म्यूचुअल फंड आपका नाम आ जाएगा कि ये एएमसी कंपनी एसेट मैनेज तो करती है, मतलब पैसा ये मैनेज करती है, बट ये म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है। तो क्या है आपका सवाल होगा। ठीक है, तो अब देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, जो म्यूचुअल फंड वगैरह, उसमें छोटे इन्वेस्टर्स भी अपना 1000 रुपए, 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये इसके अंदर क्या होता है, अब देखिए, इसके अंदर एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं। फिर कुछ जो कंपनी होती है, जैसे पेंशन फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, सॉर्वेजियन वेल्थ फंड होते हैं, फैमिली ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसी एंकर लिस्ट कैसी होती है, उसके अंदर पेंशन फंड भी होते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां भी होती है, इंस्टीट्यूशनल भी होते हैं। उन सब का पैसा लेकर इस फंड को ये मैनेज करती है। समझ में आ गया, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा ये मैनेज करती है। ये जनरली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कहलाते हैं। जैसे एंकर लिस्ट के अंदर भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। ये क्या करती है, जनरली जो हाई ग्रोथ वाली अच्छी कंपनियां होती है, उसके अंदर इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे सिंपल भाषा में तो गाजा ने क्या किया कि भाई मान लो 1000 रुपए का प्राइवेट इक्विटी फंड बनाया, और सब इन्वेस्टर्स ने मिलकर, मान लो किसी ने 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे लगा के 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया। अब इस फंड को गाजा मैनेज करेगी। गाजा क्या कि अच्छी कंपनीज वगैरह को सर्च करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, या तो आईपीओ के जरिए, या मतलब जो भी अलग अलग सेल के तरीके होते हैं, उस तरह से ये सेल करती है। जैसे कोई भी, मैंने आपको बताया कि कोई भी नई नई कंपनी आती है तो फंड जुटाती है। फंड कहाँ से लाती है, तो ऐसी गाजा जैसी कंपनियां, ऐसी काफी सारी कंपनी होती है, वहां से फंड मिलता है। इस तरह से क्या है कि फिर आईपीओ के जरिए भी सेल कर सकती है। अदर कई तरीके होते हैं। फिर इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलता है, और गाजा क्या करती है कि भाई मैनेजमेंट फीस लेती है और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेती है। इस तरह से इसकी कमाई होती है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब इसका रेवेन्यू ब्रेकअप निकाले, मतलब इसका पैसा कहां कहां से बनता है। तो मैनेजमेंट फीस से लगभग 38%, FY26 आरएचपी के अनुसार बता रहा हूं। फिर जो कैरिड इंटरेस्ट होता है, मतलब जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है, वहां से लगभग 47.8%। फिर कुछ स्पॉन्सर कमिटमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है, वहां से लगभग 10.6% जैसा रेवेन्यू जनरेट होता है। ये चीज समझ में आ गई। तो ये कई सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, और इसका इनकॉर्पोरेशन ईयर 1999 है, मतलब करीबन 27 साल हो गए अपने सेक्टर के अंदर। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। समझ में आई है तो लाइक जरूर करें। अब जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फाइनेंशियल्स 2023 से 2026 तक दिए गए हैं। तो देखिए, एसेट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, अच्छी बात है। रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। FY24 के अंदर हल्का सा रेवेन्यू के अंदर डिप था, मतलब थोड़ी गिरावट थी। प्रॉफिट के अंदर भी सेम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, बट जैसे
2023 में प्रॉफिट ज्यादा था, 2024 में डिप वापस आया, यही सेम पैटर्न देखने को मिला। मार्जिन अगर निकाले FY23 में 54% के आसपास, 24 में 43%, 25 में 50.2% और 26 में 51.94%, मतलब ये प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, 50% के आसपास, बढ़िया है। फिर नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ है, रिजर्व्स के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 556 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स 41.55 करोड़ रुपए के आसपास की है, और इसका अगर डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो 0.07 का है, मतलब डेट काफी कंट्रोल के अंदर है और मतलब आराम से पे कर सकती है। तो ओवरऑल अगर फाइनेंशियली देखें तो कंपनी काफी मजबूत नजर आ रही है। जनरली ऐसे मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट वाली कंपनियों के पास पैसा होता है अच्छा, और मजबूत कंपनियां होती है। जनरली डेट कंपनी देखने को मिलता है, बट इस पर थोड़ा बहुत डेट, ये भी मुझे मतलब थोड़ा कम समझ में आया। ROE 16.47% के आसपास है, बढ़िया। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, तो रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो ये काफी छोटी कंपनी है, जो अदर इसके पीयर्स इन्होंने मेंशन किए हैं, बहुत छोटी कंपनी है। इसका पी 22 का है, अदर्स का 28.8 से लेकर 91 के बीच में है। तो उस हिसाब से देखा जाए वैल्यूएशंस ठीक है। पी वाइज प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 2.98 है, अदर्स का है 4.83 से लेकर 36 के बीच में। तो उस हिसाब से भी वैल्यूएशंस ठीक नजर आए, पी वाइज और प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशंस ठीक है। ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स। फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी ठीक नजर आ रही है, वैल्यूएशंस वगैरह भी ठीक है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स लेते हैं, तो 19 से लेकर 21 अगस्त के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा और 26 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। फेस वैल्यू 5 रुपए पर आ रहा है, 152 से 160 रुपए के बीच में इसका प्राइस में रखा गया है। 93 शेयर्स का लॉट है। इसका इश्यू साइज है 550 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 450 करोड़ रुपए के, OFS 100 करोड़ रुपए का है, और इसका मार्केट कैप करीबन बनेगा 2200 करोड़ रुपए के आसपास का, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग देखे तो पहले 71% है, बाद में 54% के आसपास रह जाएगी। और एक मुख्य प्रमोटर में बात करें तो गोपाल जैन इनमें मुख्य प्रमोटर है, बाकी अदर भी है। और बाकी फ्रेश इश्यू का पैसा स्पॉन्सर्ड कमिटमेंट, ब्रिज लोन वगैरह के अंदर काम में आने वाला है। तो ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, तो कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हम 4 पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जीएमपी देखते हैं। जीएमपी का अंदाजा होता है, अभी इसकी जीएमपी 15% के आसपास चल रही है, पर शुरुआत में 2 से 5% ही चल रही थी, तो थोड़ा संभल के रहना है अभी। तो अभी जीएमपी में आधा पॉइंट इसको दे देते हैं। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस वाइज देखा जाए, मतलब पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज रीजनेबल है, तो आधे से 1 पॉइंट आराम से दे सकते हैं। अभी इसको 1 पॉइंट देते हैं। एंकर लिस्ट भी ठीक है, उसके अंदर आधा पॉइंट मिलता है। बाकी देखिए सब्सक्रिप्शन पहले दिन अच्छा रिस्पांस है, तो लगभग सब्सक्राइब हो जाएगा मुझे लगता है, बढ़िया। और कल की तारीख में भी अच्छा सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है, तो उसके अंदर आधे से 1 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। उसकी रेटिंग बन सकती है 2 से 2.5 के बीच में, अच्छी बात है, मतलब न्यूट्रल टू लो रिस्क के बीच में इसकी रेटिंग बन सकती है। बाकी अपडेट मैं आपको कर दूंगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए इसकी वैल्यूएशंस ठीक है, ठीक है, ये अच्छी बात है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, मतलब डेट वगैरह कंट्रोल के अंदर है, सेक्टर ये बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या है, ऑन पेपर देखा जाए तो देखिए ऐसा कोई विशेष नेगेटिव नहीं है, बट जनरली देखिए ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उन पर डेट वगैरह होता नहीं है, इस पर थोड़ा है, ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है, बट ज्यादा डेट नहीं है, कंट्रोल के अंदर ही है। दूसरा, अपने सेक्टर में ये काफी छोटी कंपनी है, मतलब ये कोई जाना पहचाना नाम नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि भाई जो इंस्टीट्यूशन वगैरह, जो इनके इन्वेस्टर्स होंगे वो इनका नाम जानते होंगे, बट आप जैसे बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, बड़े ग्रुप कहें, वो नहीं है, छोटी कंपनी काफी, ये चीज है। ओवरऑल कंपनी को देखा जाए तो बैलेंस्ड है, मतलब पैरामीटर्स या फंडामेंटल्स वगैरह वो ठीक है, मतलब बैलेंस्ड कंपनी कह सकते हैं। और अट्रैक्शन में देखा जाए ओके ओके लग रहा है, मतलब स्टडी करने जैसी कंपनी, इग्नोर करने जैसी नहीं है, ये चीज है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, इसको अंदर अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देख के हेल्प हुई है तो लाइक करें, कमेंट करें और हाई बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।